औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अतीक और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज़ है केमिस्ट्री फॉर क्लास 9th और प्री 9th। स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को पढ़ा था। जो आज हम अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये है बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल मैंने आपको जैसे बताया कि इब्तदा के दिन थे और सबसे पहले रदरफोर्ड ने आए। रदरफोर्ड 1911 के अंदर आए और उन्होंने आके एटम का स्ट्रक्चर, एटम के मॉडल को बताया कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तर्ज का होगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उसमें ड्रॉबैक्स आए, उसके डिफेक्ट आए कि जी वो सोलर सिस्टम के ऊपर बेस है, जब पॉजिटिव नेगेटिव के करीब जब घूमता है, जब चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के गिर्द मूव करते हैं तो वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी को इमिट करते हैं, खारिज करते हैं। तो इस तरह से क्या होना चाहिए, जो लास्ट वाला शेल है उसको फिर उससे डाउन आते आते एट लीस्ट कहाँ पे गिर जाना चाहिए बेटे, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए और एटम को तबाह होना चाहिए। एक उसमें ये डिफेक्ट निकला था। दूसरा डिफेक्ट निकला था कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी कि जब जो है, एक तो ये डिफेक्ट था ना कि क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक जो है चार पार्टिकल को जो कंटिन्यूसली एनर्जी जो है इमिट करनी चाहिए, और दूसरा जो उसमें ड्रॉबैक था कि जब इस तरह एनर्जी उसने इमिट करनी है तो हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए, लेकिन इनफैक्ट क्या आता था, हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम आता था। क्लियर हो गया। बेसिक बनाने वाला रदरफोर्ड है, उसको फर्दर एक्सप्लेन करने वाले नील बोहर हैं। कौन है बेटा? नील बोहर। इसने अपने मॉडल को 1913 के अंदर दिया। 1913 के अंदर इसने जो है अपने मॉडल को पेश किया, और जब इसने अपने मॉडल को पेश किया तो बेटा याद रखिएगा बेसिक वही यूज की। बेसिक कौन सा था? बेसिक कॉन्सेप्ट किसका यूज किया? रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज किया। अच्छा, एक और बात कि वो किसका था? फिजिक्स का था। ये भी किस फील्ड का है? फिजिक्स का है। फिजिक्स था और रहने वाला कहां था? डेनिश का। डेनिश फिजिस्ट नील बोहर in 1913 proposed a Bohr atomic model. According to this model बेटा इसने भी बेसिक उसी को बनाया, और इसने ये बोला कि अगर मैं एटम को देखता हूं, एटम का न्यूक्लियस कुछ यूं है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके गिर्द पहला शेल आएगा, फिर बेटा दूसरा शेल आएगा, और इसी तरह क्या आएगा? थर्ड शेल आएगा। और इसने यूं बोला, पहली बार जो शेल को डिफाइन किया था एक्चुअल वे के अंदर, वो करने वाला बेटा बोहर था। बोहर ने कहा कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पहला शेल है, इसके लिए n इज इक्वल टू 1। ये हमारे लिए दूसरा शेल है, n इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास तीसरा शेल है, n इज इक्वल टू 3। n1 n2 n3 ये नंबर ऑफ शेल्स हैं। उसने कहा था बेटा कि जो ये सेंटर में, ये न्यूक्लियस है ना, सेंटर के अंदर पाया जाने वाला क्या है? न्यूक्लियस है। अकॉर्डिंग टू बोहर जो शेल न्यूक्लियस के करीब होगा, जो शेल न्यूक्लियस के करीब तरीन होगा, उसकी एनर्जी कम होगी, और जो न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। मैं यूं कह सकता हूं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, कि एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है। एनर्जी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ शेल, n इज द नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल, ये शेल का नंबर है। जितना नंबर ऑफ शेल ज्यादा होगा, मसलन अगर मैं कहता हूं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल के n है, n इज इक्वल टू 1 फॉर एग्जांपल, इसकी एनर्जी x है, तो इसकी जो n2 होगा इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। मैंने कहा फॉर एग्जांपल x प्लस वाई, इसकी एनर्जी ये हो जाएगी। अगर मैं 3 की बात करता हूं तो इसकी एनर्जी और ज्यादा होगी, और वो क्या होगी? x प्लस वाई। वो एनर्जी तो वो है ही है, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा भी एनर्जी वो क्या होगी? z होगी। या सादा लफ्जों में लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अगर इसकी एनर्जी 5 है, पहले की 5 है, तो दूसरे की उससे एनर्जी ज्यादा होगी, 7 होगी, तीसरे की एनर्जी 9 हो जाएगी। यानी कि जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं
उसकी एनर्जी भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। यो मैं इसका एक पॉइंट लिख सकता हूं, एज डिस्टेंस ऑफ शेल इंक्रीजेज, जैसे शेल का डिस्टेंस इंक्रीज होता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेज, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेज, कि उसकी जो एनर्जी है वो भी क्या होती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। न्यूक्लियस के करीब है एनर्जी कम, न्यूक्लियस से दूर एनर्जी ज्यादा, उससे दूर एनर्जी और ज्यादा होती जाएगी। क्लियर होगी यहां तक बात? चलेगी। नेक्स्ट इसको मैं और मजीद एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा याद रखना बेटा कि मैं अगर अमीर हूं ना तो मैं अमीरों में पसंद करूंगा, अमीरों में बैठना पसंद कर लूंगा। अगर मैं गरीब हूं तो मैं गरीबों में बैठना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि अमीरों के पास दौलत ज्यादा होती है तो वो दौलत वाले इकट्ठा रहना पसंद करते हैं, जबकि गरीब के पास पैसा कम होता है, वो अपने साथ के लोगों के साथ बैठना पसंद करेगा। अगर गरीब ने अमीर के साथ उठना बैठना है तो पहले गरीब को उतनी दौलत इकट्ठी करनी पड़ेगी कि वो किसके साथ जाके खाना खा सके, गरीब के साथ खाना, अमीर के साथ बैठ के खाना खा सके। ऐसे ही है। चलिए मैं यहां पर इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ये अप्लाई करता हूं कि जो पहला शेल है ये जरा गरीब है, ये दूसरा शेल है ये क्या है, अमीर होगा। तो पहले के पास एनर्जी, पैसा इज इक्वल टू एनर्जी, पहले की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी बेटा, कम होगी, जबकि दूसरे की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरे की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। एनर्जी इज इक्वल टू पैसा, पैसे के बराबर है, जितना पैसा ज्यादा एनर्जी ज्यादा। तो जब ये पहला शेल है इसने क्या करना है, अगर यहां के इलेक्ट्रॉन ने, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इस इलेक्ट्रॉन ने उधर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ जाके रिवॉल्व करना होगा तो ये क्या करेगा, पहले उसके बराबर पैसा लेगा, पैसा इज इक्वल टू एनर्जी, यानी कि पहले उसके बराबर क्या लेगा बेटा, उतनी एनर्जी लेगा। तो जाहिर है इसकी एनर्जी कम है तो इसको एनर्जी ज्यादा करने के लिए एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और अगर ऊपर वाले ने नीचे आना है तो वो उसके स्टेटस का अपने आप को करेगा, यानी कि अपनी जो दौलत है, अपनी जो एनर्जी है उसको कम करेगा तभी इधर आएगा। तो यहां पर एनर्जी को कम करेगा और कम करने के लिए वो एनर्जी को क्या करेगा बेटा, रिलीज करेगा। एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये तो था बेसिक। अब मैं सिंपल अल्फाज में कुछ यूं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एज इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट, लोअर टू हायर ऑर्बिट, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे वाले से ऊपर वाले ऑर्बिट में जाता है, नीचे वाले की एनर्जी कम, शाबाश बोले, नीचे वाले की एनर्जी कम, ऊपर वाले की एनर्जी ज्यादा, तो कम एनर्जी को उसके बराबर ले जाने में एनर्जी क्या करेगा, जज़ब करेगा। एज इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट जब नीचे वाले से ऊपर वाले ऑर्बिट में जाएगा, इट एब्जॉर्ब एनर्जी, इट एब्जॉर्ब एनर्जी, ये एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। पहला पॉइंट। दूसरा, इसके उल्ट, जैसे ऊपर वाले से यानी कि हायर ऑर्बिट से लोअर में आएगा तो एनर्जी को बेटा क्या करेगा, रिलीज करेगा। एज इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, इट रिलीज एनर्जी, इट रिलीज एनर्जी। और वो कितनी एनर्जी रिलीज करनी है, दैट इज क्वांटाइज्ड, वो फिक्स है, उस फिक्स अमाउंट एनर्जी उसने बेटा रिलीज करनी है। उससे ना तो कम एनर्जी रिलीज करेगा और ना ही उससे ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक हो गया। इनकी एनर्जी क्या होगी आपके पास, फिक्स होती है। पहला क्या है कि एक शेल जो होते हैं स्पेसिफिक होते हैं। आप यहां पे ये भी लिख लें, शेल in which electron revolve, in which electron revolves, in which electron revolve have constant
या दूसरे के अंदर क्या लेंगे, फिक्स एनर्जी, फिक्स्ड एनर्जी, वो जिसके अंदर रहेगा उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी। अच्छा, मैंने कहा कि जब ये इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है या एल शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, जब तक ये यहां पर रहेगा ये ना तो एनर्जी को जज़ब करेगा, ना एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, ना एब्जॉर्ब करेगा, ना एनर्जी रिलीज करेगा। जब तक ये के का इलेक्ट्रॉन के में घूमेगा, एल का इलेक्ट्रॉन एल में घूमेगा, तो ये कभी भी ना तो एनर्जी रिलीज करेगा ना एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अगर के का इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले शेल एल के अंदर जाएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जब ऊपर वाला एल वाला इलेक्ट्रॉन के में आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा बेटा, हमेशा रिलीज करता होता है। यहां तक बात समझ आ गई है। लेकिन जब वो अपने ही शेल के अंदर घूमेगा वो कभी भी एनर्जी को क्या करेगा, ना एब्जॉर्ब करेगा ना ही एनर्जी को बेटा क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब देखिए कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, हायर से लोअर में आ रहा है ना, तो एनर्जी चेंज होगी। चेंज इन एनर्जी क्या होती है, डेल ई। चेंज इन एनर्जी क्या होती है, डेल ई। तो मैं डेल ई इज इक्वल टू है E2 माइनस E1। फॉर एग्जाम्पल शेल 2 से 1 में आ रहा है तो आप क्या कहेंगे, E2 माइनस E1। ठीक है, ये चेंज इन एनर्जी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि यहाँ पे अभी मैंने लेट से फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे ली थी कि दूसरे की एनर्जी 7 है, पहले की एनर्जी क्या है, शाबाश बोले 5 है। तो मैं कहूँगा 7 माइनस 5, तो डेल E इज इक्वल टू है, क्या आएगा बेटा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन शो करता है कि एनर्जी विल एब्जॉर्ब, एनर्जी विल एब्जॉर्ब। अगर यहां पे नेगेटिव होता तो नेगेटिव साइन आपको बताता है कि एनर्जी विल रिलीज, एनर्जी इसको खारिज करना पड़ेगी, एनर्जी इसको क्या करनी पड़ेगी बेटा, खारिज करना पड़ेगी, तब वो क्या करेगा, इस शेल से दूसरे शेल के अंदर आएगा। यहां तक बात क्लियर होगी, समझ आ गई है। अच्छा, एक और बात याद है, एक लास्ट तकरीबन इसका पॉइंट है, वो कहते हैं कि एंगुलर जो मोमेंटम होगा ना, एंगुलर मोमेंटम वो क्या होगा, इसका फिक्स होगा। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है mvr इज इक्वल टू nh over 2 pi where h is a Planck constant and its value is 6.625 multiplied by 10 to power minus 34 joule second। यूनिट याद रखना, MCQs पूछता है कि जो प्लैंक कांस्टेंट है उसका यूनिट किसके अंदर मेजर किया जाता है, तो वो किस में मेजर किया जाता है बेटा, जॉल सेकंड। और वैल्यू क्या है 6.625 और बाज बुक के अंदर लिखा होता है 6.626, तो उसका कोई इतना मसला नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 34 होगा और इसको आपने बेटा जहन नशीन कर लेना है। तो ये तो था बेटा आपका बोहर एटॉमिक मॉडल। अब इसके अंदर इसने बाकायदा वजाहत की कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अंदर रहेगा ना तो एनर्जी रिलीज करेगा ना एनर्जी खारिज करेगा, और इसलिए वो जो कंसेप्ट था रदरफोर्ड का जिसमें वो कहता था कि वो क्या करेगा, एनर्जी को बेटा रिलीज करेगा, वो वाला कंसेप्ट इसमें क्या हो गया, खत्म हो गया। ये बात समझ आ गई यहां तक। चलें, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा वो आइसोटोप है, लेकिन स्मार्ट सिलेबस के अंदर चूंकि आइसोटोप आपका शामिल नहीं है, उससे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। जी तो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, इसमें मैं यूं बोलूंगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू शेल एंड सब शेल on the basis of Aufbau प्रिंसिपल कि इलेक्ट्रॉन जब भी क्या करेंगे, शेल और सब शेल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, उनकी एनर्जी के मुताबिक उसका हम क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, आपने बस उसी को फॉलो करना है
उसके अलावा आपने किसी चीज को फॉलो नहीं करना। अगर आप मेरी उस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो बेटा आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वरना ये आपके गले का तोक बन जाएगी। फॉलो करते हैं जी। इसका एक शॉर्ट है एस, इसको पढ़ना है स्कूल, 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 पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, एक दफा लिख लिया। फिर लिखें डिविजनल पब्लिक स्कूल, फिर आप लिखें फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फिर लिखना है फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। दोबारा पढ़े मेरे साथ, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। पहले लिखा आपने एस, फिर उसको लिखा स्कूल, फिर स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर लिखा पब्लिक स्कूल, फिर लिखा डिविजनल पब्लिक स्कूल, फिर लिखा डिविजनल पब्लिक स्कूल, फिर आपने एफ को ऐड करके क्या फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। ये आपने पहले इसका स्केच बना लेना है। क्या करना है, इसका स्केच बना लेना है। अब आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है। एस है ना, पहले एस को नंबरिंग दे 1, अगला एस है उसको 2, अगला एस है उसको 3, अगला एस किधर है जी ये 4, अगला एस किधर है ये 5, अगला एस किधर है ये 6, अगला एस किधर है बेटा 7, अगला एस किधर है 8। लो जी एस यहां पे मैं लिख रहा हूं एस पी डी एफ, यही है। एस की नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है 1, इसकी करनी है 2 से, इसकी करनी है 3 से, इसकी करनी है 4 से। एस की नंबरिंग कहां से शुरू करनी है 1 से, फिर 1 2 3 4 अप टू 8। अब P की नंबरिंग स्टार्ट करनी है। अब कई बच्चे यहां पे गलती करते हैं, वो कहते हैं जी पहला P है इसको नंबर 1 दे। नो, गलत, पहले P को नंबर 2 देना है, क्योंकि इसकी नंबरिंग मैंने कहां से स्टार्ट करनी है 2 से। इसको मैं नंबर देता हूं, इसकी नंबरिंग होगा 2, अगला P किधर है 3, नेक्स्ट P देखें 4, नेक्स्ट P देखें 5, नेक्स्ट P देखें जनाबे वाला 6, नेक्स्ट P देखें हमारे पास 7। यहां बात समझ आ गई? चलें जी, अब देनी है नंबरिंग डी को। डी की नंबरिंग कहां से स्टार्ट होनी है 3 से जी। यहां से मैं देखूं एस 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 पी पी एस, ये डी है। डी को पहला नंबर क्या देना है 3 का, नेक्स्ट डी को आप नंबर देंगे 4 का, नेक्स्ट डी आप यहां पे देख लें इसे देंगे नंबर 5 का, नेक्स्ट डी बेटा यहां नंबर दूंगा इसको 6 का। आगे मेरे पास डी नहीं है। एफ देखें, एफ जो पहला एफ आएगा इस तरह से चलते हुए, इधर से नहीं शुरू कर देना, इस तरह चलते हुए जो मेरे पास पहला एफ आएगा उसको बेटा मैं नंबर क्या दूंगा 4 का, जो आगे एफ आएगा उसको मैं नंबर दे दूंगा 5 का। बस ये ध्यान रख लें, आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी भी किसी भी स्टेज पे गलत नहीं होगी, ठीक है। हाँ, अगर आप मास्टर करते हैं तो फिर वो थोड़ा सा वहां पे जो है हायर शेल पे जाके थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन वो भी शॉर्टकट आ जाती है आपके पास, उस वक्त तक आपकी इतनी ग्रिप हो जाती है। चलें बेटा, इसको मैं कुछ लिखता हूं। अच्छा, एक तो हो गया स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजनल पब्लिक स्कूल, डिवीजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजनल पब्लिक हो गया। एस की नंबरिंग 1 से, पी की नंबरिंग 2 से, टी की नंबरिंग 3 से, एफ की नंबरिंग 4 से। अब एक चीज को याद कर लें बस, एस के अंदर हमेशा आएंगे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। एस जो सब शेल है इसके अंदर हमेशा आएंगे 2, पी के अंदर आएंगे हमेशा 6, डी के अंदर हमेशा आएंगे 10 और एफ के अंदर हमेशा आएंगे 14, हमेशा 4 आएंगे। चलें, इसका भी शॉर्टकट बताया आपको कि एस के अंदर आया 2, 2 में 4 जमा करो 6, 6 में 4 जमा करो 10, 10 में 4 जमा करो 14। इसको रटा लगा लें एसपीडीएफ, एसपीडीएफ यहां पे भी काम आएगा एसपीडीएफ 1 2 3 4, यहां पे भी आपको ये क्या देगा बेटा काम देगा। यहां तक समझ आ गई? चलें, पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, ये तो सारी चीजें आपको थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। पेपर में क्वेश्चन कैसे देता है, वो कहता है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na। व्हाट इज Na? Na इज अ सोडियम, ये आपने याद रखना है, नेरेटियम से लिखना हुआ है वर्ड। तो Na का मतलब आपके पास क्या है सोडियम, और सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है आपके पास 11। इसका मतलब होता है कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। आपने किसी तरह 11 इलेक्ट्रॉन यहां पे पूरे करने हैं,
मैंने जी ले लिया जी, मैंने ये लिखा जी 1s, ये लिख लिया, फिर मैंने कॉमा, फिर मैंने लिखा 2s, याद रखना ये सिंबल आपने छोटे यूज करने हैं, फिर मैंने लिखा कॉमा 2p, फिर मैंने लिखा 3s, ठीक है, फिर मैंने लिखा जी 3p। उम्मीद है यहां पे खत्म हो जाएगी आपके पास। 11 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। एस में कितने आएंगे, आंखें बंद करके आप फिलिंग करनी है। एस के अंदर कितने आएंगे 2, यहां पे जनाब मैंने 2 लिख दिया। पीछे कितने रह गए आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन, 9 रह गए। अब 9 में से फिर एस आगे आ गया, एस में कितने 2, पीछे कितने रह गए 7। पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते 6, ये यहां पे चला गया। पीछे कितने इलेक्ट्रॉन बच गया 1, वो यहां पे पूरा कर दें, यानी कि ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और आपने बेटा ये लिखने के बाद अपने 3 नंबर पूरे कर लेने हैं। फेडरल बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर का है, अमूमन वो 2 पूछता है 7, ठीक हो गया। चले जी, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको कहता, वो मुझे कहता है Na+1 +1 का मतलब होता है कि उसके अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। रिमेंबर द टॉपिक केटाइन एंड एनाइन। +1 का मतलब है उसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, निकाल दिया, तो बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाकी तो वही बचेगी, 1s2 2s2 2p6। अब 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से खत्म कर दिया, तो 1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, ये वाली। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको जी बिल्कुल सिंपल देता है, आपको कहता है जी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, आप करेंगे जी 1s1, खत्म। अगर वो आपको कहता है कि हाइड्राइड में से H नेगेटिव की करें, अब इसका मतलब है कि 1 इसका इलेक्ट्रॉन पहले से है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने कहां से लिया है, बाहर से लिया है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हुए 2। तो आप इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बेटा 1s2 करेंगे। इनको आपने रट्टा लगाना है, कम से कम पहले 20 एलिमेंट को आप रट्टा लगा रहे हैं। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, फर्स्ट 20 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को रट्टा लगा लें। पहला एटम है, या मैं बोलता जाता हूं साथ आप लिखते जाएं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बोरान एटॉमिक नंबर 5, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9। उसके बाद 10 एटॉमिक नंबर आता है आपके पास नियोन का, 11 आता है सोडियम का, 12 आता है Mg मैग्नीशियम, 13 आता है एल्यूमिनियम का, 14 आता है आपके पास सिलिकॉन का, 15 आता है आपके पास फास्फोरस का, 16 एटॉमिक नंबर आता है आपके पास सल्फर का, 17 एटॉमिक नंबर आपके पास आता है क्लोरीन का, 18 एटॉमिक नंबर आता है आपके पास आर्गन का, 19 एटॉमिक नंबर आता है आपके पास पोटाशियम का, 20 एटॉमिक नंबर आपके पास आता है कैल्शियम का। अगर बेटा आप इनको लिख लें और लिखने के बाद इनको बड़े अच्छे तरीके से रट्टा लगा लें, आपका कहीं पर भी किसी भी स्टेज पर सिवाय एफएससी के अलावा बीएससी और एमएससी में तो हायर की करते हैं, यहां तक आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आपका क्वेश्चन आता है तो आप उसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। यहां तक क्लियर होगी बेटा बात? जी तो बेटा नेक्स्ट जरा मैं आपको जो है अभी जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है ना, उसमें जरा देखें एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, ऐसा ही है। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है 13। इसका मतलब है इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन है। जरा यहां पे फिलिंग करना स्टार्ट करें। मैंने क्या जी 1s2, पीछे रह गए 11 इलेक्ट्रॉन, 2 तो भर दिए, पीछे 11 को भरना है। मैंने किया 2s2, पीछे कितने इलेक्ट्रॉन रह गए आपके पास बेटा, तकरीबन 9 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। अब बाकी वहां से देखें तीसरा नंबर किसका है 2p का, उसको लिख दें 2p। फिर देखें आगे किसका है 3s का, उसको लिख दें। फिर लिख दें जी 3p का, उसको लिख दें। फिर आगे आता है 4s, उसको लिख दें। इससे पहले खत्म हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2 आगे, 2 और 2 4, p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 6, वो वहां से देख के लगा दें। s के अंदर फिर कितने आते हैं वो ऊपर देखें जरा 2, कितने आगे। p के अंदर फिर कितने आते हैं आपके पास 6 आते हैं, लेकिन मैंने 6 देने नहीं है क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। गिने जरा 6 और 4 10, 10 और 2 12, और 1 इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 13। इसको मिटा दे, आपने बस इतना लिख देना है, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई।
ठीक होगा। लेकिन पेपर में ऐसे नहीं पूछता, वो इसको पूछता है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Al3 पॉजिटिव। बेटा रिमेंबर दैट कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को रिमेंबर करो, दोबारा रिकॉल करो। Al3 पॉजिटिव का मतलब होता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 13 है, 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, उसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इसका मतलब है कि अब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। जरा देखो 13 इलेक्ट्रॉन में थे, 13 में से 3 गए, पीछे कितना बचे 10, यानी कि नियॉन वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 10। जब आपको एल्यूमिनियम ये देगा तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखनी है, लेकिन अगर आपको वो यूं देता है एल्यूमिनियम 13 तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो वाली लिखनी है। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। अब बेटा मैं कुछ आपको असाइनमेंट देने लगा हूँ, आपने उन असाइनमेंट को सॉल्व करने के बाद मुझे जो है वो चेक करवाना है। और याद रखिएगा बेटा, इस चीज़ को रट्टा लगाना है, इस चीज़ को रट्टा लगाना है और इस चीज़ को रट्टा लगाना है। उसके बाद एटॉमिक नंबर को आपने क्या करना है बेटा, रट्टा लगा लेना है, ठीक है। चलें जी, मैं ज़रा आपको जी असाइनमेंट देने लगा हूँ, ज़रा ज़्यादा दूंगा ताकि आप लोग उसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो सॉल्व करें। पहले मैंने आपको दी जी फ्लोरीन, फ्लोरीन में एटॉमिक नंबर चलें साथ लिख देता हूँ 9। सेकंड आपको दी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर इसका होता है वो क्या होता है 12। इसी तरह मैंने फिर दी आपके पास मैग्नीशियम Mg, इसमें मैं दिया 2 पॉजिटिव, क्या दे दिया 2 पॉजिटिव। इसकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके मुझे हर हाल में चेक करवानी है। नेक्स्ट जी मैं 4 दे रहा हूँ, 4 में मैंने बात कर ली क्लोरीन की, Cl एटॉमिक नंबर 17। इसी तरह मैं करता हूँ 5, इसमें आपको देता हूँ और मैं कहता हूँ कि Cl नेगेटिव की करें, ठीक है। अब आपने इसको खुद जो है वो सॉल्व करना है। नेक्स्ट मैंने दे दी जी कार्बन की, कार्बन एटॉमिक नंबर C, ये हमारे पास है असाइनमेंट नंबर 6। इसी तरह एटॉमिक 7 एग्जाम्पल में आप लोग कर लें पोटाशियम की, K एटॉमिक नंबर 19। इसी तरह जी 9 इसकी आप एग्जांपल करें IX 9 और इसमें आप करें K+1। अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल दे दूँ, चलें आप यूँ कर लें 10 जो है वो एग्जांपल कर लें इसकी ऑक्सीजन की, O2 चले करें, O2 अगर आप करेंगे। अब यहाँ पे आपने ज़रा गौर करनी है बेटा, बल्कि O2 ना करें आप O2 नेगेटिव कर लें, मॉलिक्यूल की आपने समझी नहीं है तो आप वो रहने दें। O2 अगर नेगेटिव हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे, फिर इसी तरह आप लोग क्या करेंगे बेटा, ये आप देखें 2 नेगेटिव, इसी तरह गौर से करना है कि इलेक्ट्रॉन आए हैं या इलेक्ट्रॉन गए हैं, वो आपने खुद पहचानने हैं, ठीक है। इसी तरह आप ज़रा नेक्स्ट जो है नाइट्रोजन की करें, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसी तरह आप आगे करें फास्फोरस की, फास्फोरस की करें, फिर आप जनाबे वाला आगे करें सल्फ़र की। फास्फोरस आपके पास 15 है, सल्फ़र आपके पास 16 होता है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास बेटा आपकी असाइनमेंट है, आप इस असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे और मुझे चेक करवाएंगे। इसी उम्मीद के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज़।